Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to our study made easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the 8th and last lecture of chapter 4 that is the Mughal Empire. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 7 लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले सातों लेक्चर को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले सातों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था अकबर के पॉलिसीज के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। मुगलों की सत्ता, जो मुगलों का एम्पायर था उसका क्या स्थिति था, क्या कंडीशन था 17वीं शताब्दी और उसके बाद। मुगल की सत्ता शुरू होती है, जो उनका साम्राज्य होता है वो 1526 में बाबर जब लोदी वंश के आखिरी जो रूलर थे इब्राहिम लोदी, उसको 1526 में पानीपत के युद्ध में हरा देता है। उसके बाद से मुगलों की सत्ता शुरू हो जाती है जो आगे तक चलती रहती है। ठीक है, तो वहीं हमको अभी देखना है कि 17th सेंचुरी में क्या स्थिति था। 17th सेंचुरी यानी कि 1600 से लेकर के 1699 का जो पीरियड हुआ वो 17th सेंचुरी में आएगा। ठीक है, तो इस समय मुगलों की क्या स्थिति थी, कैसा था साम्राज्य और इसके बाद क्या होता है, उसको हम लोग को देखना है आज के लेक्चर में। तो द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रोस्पेरिटी। तो मुगलों का जो सत्ता चलाने का तरीका था, जो प्रशासन का तरीका था और जैसे उनके सैनिक थे, तो सैनिक क्षमता और प्रशासन की क्षमता दोनों मिलकर के मुगलों को काफ़ी मजबूत बनाया स्टार्टिंग में, जिसके कारण जो है मुगल एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रोस्पेरिटी मिला। यानी कि मुगल जो है वो काफ़ी समृद्धशाली हो गए थे, उनके पास काफ़ी सारा धन था, पैसा था। इसके अलावा जो है उनके अंडर में काफ़ी ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होता था, क्योंकि लैंड ज़्यादा था उनके अंडर में। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स डिस्क्राइब इट एज फेवर्ड लैंड ऑफ वेल्थ। इंटरनेशनल ट्रेवल, जो बाहर से जो यात्री उस समय आते थे, तो वो यहाँ के बारे में, इंडिया के बारे में एक काल्पनिक तरह से बताते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा धन है। ऐसा धन जो सुनने में काफ़ी काल्पनिक टाइप का विवरण लगता है उनका। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे वो इमेजिनेशन है, रियलिटी हो ही नहीं सकता है। बट these same visitors were also appealed at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence। लेकिन यही ट्रेवल, यही विजिटर, ये जो आगंतुक थे, आगंतुक यानी कि जो बाहर से आए हुए थे, वो इस बात को लेकर के भी परेशान थे कि इतना समृद्धशाली देश में भी और जो बाकी का जो रीजन है, जो बाकी में क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा गरीबी है। गरीबी इतना यानी कि पॉवर्टी, समझ रहे हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनके बारे में बात हो रहा है कि वो लोग, कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। इसको देख करके वो लोग थोड़ा परेशान हैं जो ट्रेवलर्स आए हुए हैं। द इनइक्वालिटीज वेयर ग्लेयरिंग। जो असमानता था समाज में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहां रीन इन्फॉर्म्स अस दैट द हाइएस्ट रैंकिंग मनसबदार्स वेयर ओनली 445 इन नंबर आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 8000। तो जो शाहजहां का जो काल था, शाहजहां जिस पीरियड में रूल कर रहा था, उसके 20वीं साल यानी कि शाहजहां जब 20 साल राज कर लिया, तो उसी के टाइम का एक डॉक्यूमेंट मिला है। ठीक है, उसमें ये जानकारी मिलता है कि उसके पीरियड में सिर्फ अब 445 हाई रैंकिंग मनसबदार थे। ठीक है, टोटल मनसबदार 8000 थे, जिसमें से 445 हाई रैंकिंग थे। एंड ये जो स्मॉल नंबर था, जो कि लगभग 5.6% था टोटल मनसबदार में से, इसको 61%, 61.5% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर एज सैलरीज फॉर देमसेल्फ एंड देयर ट्रूपर्स। तो 8000 टोटल मनसबदार थे, इसमें से सिर्फ 445 मनसबदार हाई रैंक के थे। और ये जो 445 मनसबदार थे वो 61.5% जो टोटल रेवेन्यू होता था, एस्टिमेटेड रेवेन्यू एम्पायर का, ये इनके पास जा रहा था। तो इससे क्या हो रहा है, आपको अनेकता दिख सकता है कि कुछ लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा जा रहा है और जो बाकी के लोग हैं उनको बिल्कुल भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये जो है मनसबदार इसको लेते थे ताकि वो क्या कर सके, अपना सैलरी ले सके और अपने ट्रूपर्स को मेंटेन कर सके, वो जो सोल्जर रखा करते थे। The Mughal emperors and their mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods। तो जो मुगल के बादशाह हुआ करते थे या जो मनसबदार थे, अपना सैलरी का बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है खर्च कर दिया करते थे। इस पे इनकम का जो है सैलरीज पे और गुड्स पे खर्च कर दिया करते थे। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिसंस एंड पीजेंट्री हु सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस। तो इनका जो खर्चा होता था, इनका जो इनकम, जो खर्चा होता था इनकम से, उसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता था, वैसे लोगों को जो इनकी सेवा करते थे, चाहे वो इनको कोई सामान बेच करके या कुछ सप्लाई करके करे, जैसे कि
पीजेंट्री जो किसान वर्ग थे और जो आर्टिसियंस थे, जो कलाकार थे, वो लोग कुछ बना करके कुछ भी मतलब प्रोड्यूस करके इनके पास पहुंचाते थे और इससे उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ करता था. बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, द पीजेंट एंड द आर्टिसन. लेकिन जो रेवेन्यू का स्केल था, ठीक है, उसका कलेक्शन जो होता था वो काफ़ी कम हो गया इन्वेस्टमेंट करने के लिए. यानी कि इतना कम रेवेन्यू कलेक्ट होता था जिसको फर्दर जो है इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता था. किसके पास? प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास. ठीक है, उसके पास, प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास इतना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाता था कि वो आगे जो है कहीं पे इन्वेस्ट कर सके. इसमें स्पेशली जो है पीजेंट्स और आर्टिसंस का बात हो रहा है. The poorest among them lived from hand to mouth and they could hardly consider investing in additional resources, tools and supplies to increase productivity. तो ये तो पहले जो देखे वो तो गरीब लोगों की स्थिति थी. ठीक है, उनके पास पैसा नहीं बचता था कि वो आगे इन्वेस्ट कर सके और मतलब कुछ फ़ायदा और कमा सके. गरीब से भी जो गरीब थे, यानी कि जो बीपीएल में आप समझ लीजिए, जो गरीबी रेखा के भी नीचे, उनकी स्थिति तो इतनी खराब थी कि वो हैंड टू माउथ, यानी कि काम करते थे तो उनको खाना मिलता था, ऐसा स्थिति हो गया था. उनके पास बिल्कुल भी रुपए नहीं होते थे, रुपए उस टाइम जो भी हो, ठीक है, तो वो नहीं होता था, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होता था रिसोर्स उनके पास जिसको वो फर्दर क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके. आप सोचिए एग्जांपल, अगर कोई फार्मर है, उसके पास खेत है, ठीक, फार्मर के पास इतना रुपया है कि सिर्फ वो बीज खरीद के खेत में लगा सकता है बस, और खेत में जितना उगा उसको वो खा सकता है. अगर फार्मर का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा तो वो क्या करेगा, या टैक्स ज़्यादा लग रहा है तो जो प्रोडक्शन होगा उसमें क्या इनकम जो भी हुआ उसका एक्स्ट्रा इनकम वो तो चला गया टैक्स में, या तो टैक्स में चला गया या हुआ ही नहीं. तो अब जब फार्मर के पास एक्स्ट्रा इनकम नहीं होगा तो अगले साल वो सीड कहाँ से लाएगा, अच्छे वैरायटी का सीड कहाँ से लाएगा, इरिगेशन कैसे करेगा, अगर उसको कोई वेपन, कोई टूल्स खरीदना है सिंचाई करने के लिए, खेती करने के लिए, वो कहाँ से लाएगा. इस तरह से वो बस हेड टू माउथ पे रह जाता था. द वेल्दियर पीजेंट्री एंड आर्टिसनल ग्रुप्स, द मर्चेंट्स एंड बैंकर्स प्रॉफिटेड इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड. तो ये जो समय चल रहा था मुगल का 17 से, इस समय में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वेल्दियर पीजेंट्री को, जो जमींदार थे, जो बड़े बड़े खेत वाले थे. आर्टिसनल ग्रुप, जो कलाकारों का जो ग्रुप था, समूह था. क्यों? क्योंकि इस टाइम में देखिए 16-17 सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा मुगलों ने बिल्डिंग वगैरह, पेंटिंग वगैरह बनवाया था, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ. जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, जो व्यापार करते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ. जो बैंकर थे उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ. लेकिन नुकसान किसको हुआ था? जो मध्यम वर्ग और जो गरीब वर्ग के लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा था. The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century. 17वीं शताब्दी के लेट यानी कि अंत में, ठीक है, तो जो मुगल के एलिट वर्ग थे, ये मुगलों में जो समृद्धशाली वर्ग थे, जिनको अच्छा रैंक मिला था, अच्छी सैलरीज मिलते थे, उनके पास काफ़ी ज़्यादा धन हो गया. धन के साथ साथ उनके पास रिसोर्सेस हो गए. इन सब के बदौलत जो है वो धीरे धीरे क्या हो गए, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए. और जैसे जैसे अथॉरिटी, मुगल एम्पायर का जो अथॉरिटी था, एम्पायर का, वो धीरे धीरे कम होते गया, मुगलों की शासन जो है कमज़ोर होने लगी, तो इनके जो नौकर चाकर थे वो जो है धीरे धीरे पावरफुल होने लगे. जो इनके अंडर में नोबेल थे, जो इनके गुलाम वगैरह टाइप के थे, वो सब अब धीरे धीरे पावरफुल हो गए. जब सेंटर ही कमज़ोर हो गया तो धीरे धीरे उनके जो अंग थे वो पावरफुल होने लगे अपने अपने क्षेत्र में जा कर के. दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध. वो लोग जो है अब अपना अलग डायनेस्टी, अपना अलग जो है सत्ता बना लिए, अपना अलग डायनेस्टी बना लिए और उसको वे लोग खुद से कंट्रोल करने लगे. इसका बेस्ट एग्जांपल है हैदराबाद का जो निज़ाम था और अवध के जो नवाब थे. ये दोनों जो है मुगल के अंडर में ही थे, ठीक है, मुगल के ही आदमी थे. लेकिन बाद में जब मुगल कमज़ोर हुआ तो ये लोग एक हैदराबाद में चले गए, एक अवध में जाकर के वहाँ अपना डायनेस्टी बना लिए. Although they continue to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master. हालांकि वहाँ जाने के बाद भी ये कहते थे कि नहीं, मेरे मालिक, मेरे आका तो मुगल ही है, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए था. By the 18th century, the provinces of the empire had consolidated their independent political identity. 18वीं शताब्दी आते आते ये लोग जो है धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए. बाद में कहने लगे नहीं, मुगल कौन है, मुगल को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, ऐसा सिचुएशन आने लगा. इसके बारे में तो हम लोग आगे 10वीं चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. एल्सवेयर चैप्टर का लास्ट है, इसमें हम लोग देखेंगे कि उस समय, उसी पीरियड में जो है दुनिया के बाकी क्षेत्र में क्या हो रहा था. तो उसमें हम लोग किंग्स एंड क्वींस,
एक ओटोमन साम्राज्य के बारे में, जो टर्की, जो तुर्की बोलते हैं आप, ठीक है। तो वहाँ के एक रूलर थे सुल्तान सुलेमान, जो 1520 से 1566 तक राज किए वहाँ पे ओटोमन तुर्की में। उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ये आप एक तरह से समझ लीजिए जैसे मुगलों में अकबर थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से राज किया, अच्छे से सत्ता को चलाया, अपने साम्राज्य को प्रगति दिलाई, वैसे ही इनको आप समझ सकते हैं। मुगलों ओटोमन का अकबर समझ लीजिए आप इनको। इनके समय में जो है ओटोमन स्टेट जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया, यूरोप में हंगरी, ऑस्ट्रिया तक चला गया। इनके आर्मी ने बगदाद और इराक तक को सीज कर लिया, इराक वाले क्षेत्र को। और नॉर्थ अफ्रीका में होते हुए ये लोग मोरक्को तक चले गए। वहाँ तक जो है ऑटोमन अथॉरिटी को इन्होंने बनाया, ऑटोमन का सत्ता को वहाँ तक पहुँचा दिया इन लोगों ने। यानी कि अपना एरिया का एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा इन्होंने किया। सुलेमान ने जो है ओटोमन नेवी को रिकंस्ट्रक्ट किया, फिर से जो है ओटोमन नेवी की स्थापना की। सॉरी, उसके डोमिनेशन को ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में, इसके डोमिनेशन को स्पेन ने चैलेंज किया। अरबियन सी में इसको पुर्तगीज ने चैलेंज किया कि नहीं भाई, आपके नेवी से हमको प्रॉब्लम है। ऐसा प्रॉब्लम होते रहता था दोनों के नेवीज में, ओटोमन का स्पेन के साथ, पुर्तगाल के साथ प्रॉब्लम हुआ। मोनार्क को, जो ओटोमन के मोनार्क थे यानी कि सुल्तान सुलेमान थे, उनको टाइटल दिया गया था अल कानूनी, यानी कि द लॉ गिवर, जो कि नियम कानून खूब बनाते हो, काफ़ी नियम कानून बनाते हो। ऐसा क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेशन, यानी कि बहुत सारे नियम कानून बनाए थे, इसलिए इनको अल कानूनी का टाइटल दिया गया था। और ये जो नियम कानून बनाते थे वो किस लिए बनाते थे? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को स्टैंडर्डाइज किया जा सके, यानी कि सत्ता प्रशासन को ठीक किया जा सके, उसमें जो भी कमियां हैं उसको सुधारा जा सके। इसमें स्पेशल जो है पीजेंट्री पे ध्यान दिया गया था। किसान वर्ग जो मजदूर थे उनसे किसी से भी फोर्स्ड लेबर नहीं करवाया जाए, यानी कि ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूर की तरह काम नहीं करवाया जाए। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेस थे उन पे लगाम लगाया जाए। 17th सेंचुरी में पब्लिक का ऑर्डर डिक्लाइन हुआ इन द ओटोमन डोमेन एंड द रीन ऑफ सुलेमान कानूनी वॉज रिमेंबर्ड एज अ पीरियड ऑफ आइडियल गवर्नेंस। और जो सुलेमान कानूनी का जो पीरियड था, जिस काल में वो राज किए 1520 से 66 तक, उसको काफ़ी अच्छा आइडियल गवर्नेंस, आदर्श जो सत्ता कैसे चलाया जाता है उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। तो हम लोगों का ये चैप्टर मुगल्स यहीं पे समाप्त होता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।